नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये करंट अफेयर्स का डिस्कशन चल रहा है। कुछ लोग परेशान हैं कि कौन सी बुक है, किस बुक से कवर करवाया जा रहा है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यह जो बुक है हमारी, यह एसएस पब्लिकेशन की घटनासार वाली बुक है, जो कि हमारी पीसीएस की परीक्षाओं में आने वाले करंट अफेयर्स के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। इसमें जो है शुरू में जो है शॉर्ट में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, और बाद में इसी बुक में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिटेलिंग के माध्यम से या डिटेल एनालिसिस के माध्यम से समझाया गया है। तो अभी हम शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे ही यह कंप्लीट होगा हम चल जाएंगे डिटेल एनालिसिस की तरफ। शॉर्ट फॉर्म में भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको चीज़ों को सही से एक्सप्लेन करके बताया भी जा रहा है। तो चलिए, ये तो हो गई बातें बुक की, कहाँ से कंप्लीट किया जा रहा है या कहाँ से नहीं कंप्लीट किया जा रहा है या किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। बाकी चलते हैं हम लोग फिर से अपने करंट अफेयर्स की तरफ और बात करते हैं हमारे आज के पहले करंट की। उसके पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, यह थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करता रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा जो पहला करंट है वह है कि भारत ने जीआई टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया। तो यह निर्यात किया गया यूनाइटेड किंगडम को। याद करने की ज़रूरत है नहीं। किस प्रदेश की शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त है, यह याद करने की ज़रूरत है। तो वह प्राप्त है बिहार के शाही लीची की, या बिहार में पाई जाने वाली शाही लीची को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। जीआई टैग देता कौन है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल प्रमोशन के द्वारा जो है यह जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, भारत के अंदर। नेक्स्ट, मई 2021 में एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखने का आदेश दिया था। तो गुजरात में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकार को बरकरार रखा गया एनजीटी के आदेश के द्वारा। तो बन्नी घास कहाँ पाई जाती, बस यह ध्यान रखिएगा, बन्नी घास जो है वह गुजरात क्षेत्र में या गुजरात राज्य में मिलती है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। तो सबसे पहले यह वन स्टॉप सेंटर क्या है, इसके लिए यहाँ देखिए, वन स्टॉप सेंटर देखिए, यह राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक और निजी दोनों ही स्थानों पर हिंसा या यौन हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक एकीकृत सहायता प्रणाली उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है इस वन स्टॉप सेंटर को? तो इस वन स्टॉप सेंटर को फंडिंग प्रदान की जा रही है जो निर्भया योजना बनाई है, जो निर्भया फंड बनाया गया था, उसके माध्यम से इस वन स्टॉप सेंटर को फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। और यह योजना किसकी है? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है। इस योजना को जो है दुनिया के अन्य 9 देशों में भी भारतीय महिलाओं के लिए लागू किया गया है। और वो 9 देश और कौन कौन से हैं? तो कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और सऊदी अरब। नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सूअर 8 कैप्टिव बेड पिग्मी या पाइगमी हाग को संरक्षित किया गया? तो कैप्टिव बेड पाइमी हाग को संरक्षित किया गया असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में। यह कैप्टिव बेड पाइगमी हाग जो है, यह दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे छोटा जंगली सूअर है। नेक्स्ट, मानस राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा भी प्रदान किया गया विश्व धरोहर स्थल का, आपको बताया गया। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और असम का ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में इस समय कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? असम में इस समय कुल टोटल बताइए 7 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या के मामले में असम इस समय भारत में तीसरे स्थान पर आता है। इससे अधिक अंडमान में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इससे अधिक दूसरे नंबर पर है अंडमान। ठीक है, इससे अधिक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, या पहले नंबर पर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में ही आपको बताया गया है मेरे ख्याल से डिटेल में। नेक्स्ट है कि मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो अंकुर योजना है।
क्या काम है इस अंकुर योजना का? तो इस अंकुर योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर जो भी नागरिक पेड़ लगाते हैं, या जो भी नागरिक, अब ये नहीं कि गए एक पेड़ गमले में लगा दिया तो आपको सम्मानित कर दिया जाएगा, भारी मात्रा में पेड़ वगैरह लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो उनको सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश की इस अंकुर योजना के तहत। नेक्स्ट है, मई 2021 में एनजीटी ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो कर्नाटक की मेघदातु बांध परियोजना के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एनजीटी के द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया है, या एक समिति का गठन किया गया है। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यह मेघदातु बांध। तो मेघदातु बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है यह ज़रूरी है। यह बनाया जा रहा है कावेरी नदी पर, ठीक है। और 2017 में ही इसको कनाडा सरकार ने अनुमोदित कर दिया था, लेकिन बार बार इस योजना पर अवरोध आ जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु ने आपत्ति दर्ज की है कि भैया अगर आप बांध बना दोगे तो हमारे एरिया में तो जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण जो है यह मेघदातु परियोजना या मेघदातु बांध परियोजना जो है थोड़ा सा विवादों में चल रही है, ठीक है। और कर्नाटक सरकार की योजना है कि इस मेघदातु बांध परियोजना के माध्यम से 400 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का। तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि मई 2021 में किस राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने राज्य में गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने असम राज्य में गार्जियन मिनिस्टर्स को नियुक्त किया है। अब गार्जियन मिनिस्टर कैबिनेट स्तर पर नहीं, मतलब असम राज्य की कैबिनेट स्तर पर ये मंत्री कार्य नहीं करेंगे, बल्कि ये जो गार्जियन मिनिस्टर होंगे, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट को ले, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद मंडल होता है, मंडल में क्या होता है, मंडल में एक कमिश्नर या फिर एक मंडल अधिकारी होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह गार्जियन मिनिस्टर काम करेंगे। यह गार्जियन मिनिस्टर करेंगे क्या कि यह जो है 3 से 4 जिलों पर या 2 से 3 जिलों पर कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं बताया गया, ठीक है। तो 2 से 3 या 3 से 4 जिलों पर एक गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा, और यह गार्जियन मिनिस्टर जो है अपनी रिपोर्ट देगा किसे? कैबिनेट मंत्री को या कैबिनेट मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देगा यह गार्जियन मिनिस्टर। और मुख्यतः इसका काम जो होगा वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं के संदर्भ में होगा, ठीक है। जैसे कमिश्नर नहीं होता, जिले का अधिकारी जो है, इसके ऊपर एक मंडल कमिश्नर होता है, मंडल कमिश्नर जो है वह सचिव को रिपोर्ट करता है, ठीक उसी प्रकार से यह गार्जियन मिनिस्टर काम करने वाला है, ठीक है। और गार्जियन मिनिस्टर को सहायता देने के लिए या गार्जियन मिनिस्टर को सलाह देने के लिए एक सचिव की भी नियुक्ति की जाएगी, तो यह भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गार्जियन मिनिस्टर को हिंदी में संरक्षक मंत्री भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? तो मई 2021 में भारत में अरब सागर में ताउते तूफान आया था, और बंगाल की खाड़ी में यास तूफान आया था, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, तूफानों के लिए एक आइडियल कंडीशन क्या होती है चक्रवात के लिए? देखिए, चक्रवात के लिए एक आइडियल कंडीशन होती है, थोड़ा जानते चलिए। सी का टेम्परेचर जो है वह 27 डिग्री या इससे अधिक होना चाहिए, ठीक। और दूसरी आइडियल कंडीशन क्या होती है? जिस क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होने वाला हो वहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। लो प्रेशर होगा तो वहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से जो हवाएं होंगी वह आकर्षित होती हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? वहाँ पर एक अच्छा खासा सी सरफेस या सी लेवल होना चाहिए, ठीक है। यह कुछ इंपॉर्टेंट थे, इनको ध्यान में रखिएगा, अक्सर प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। बाकी ज्योग्राफी के डिस्कशन में डिटेल से देखेंगे। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया? तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर नियुक्त किया गया है आश्रिता वी ओलेटी को, ठीक है। किसको? आश्रिता वी ओलेटी जो है वह अब भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गेरिया से संबंधित फूल के पौधों की एक नई प्रजाति का नाम किस भारतीय नेता के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है
नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर इस फूल का नाम रखा गया है, जो कि जीनस आर्गेरिया के परिवार से संबंधित फूल है। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया गया है? आर्गेरिया शरद चंद जी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया है? तो महत्वपूर्ण यह है कि इस बोर्ड ने शुरू किया वह नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि यह युवा योद्धा आंदोलन है क्या? तो यह युवा योद्धा आंदोलन जो है वह कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं की एक टीम है। ठीक है, या फिर एक क्या कह सकते हैं, दल कह सकते हैं, टीम कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, एक संगठन कह सकते हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल भाषा में संगठन कहेंगे, वरना संगठन की डिफिनीशन अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसका गठन किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। इन्होंने अपने यहाँ रजिस्टर्ड विद्यार्थियों को जो है शामिल करते हुए एक 5 मिलियन युवाओं की फोर्स तैयार की है, जिनके माध्यम से कोविड-19 से संबंधित जागरूकता को फैलाया जा रहा है। ठीक है, नाम है इसका युवा योद्धा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता बने हैं। तो यूएई के द्वारा जो है बॉलीवुड के अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है मई 2021 में। अब यह गोल्डन वीज़ा क्या है? देखिए, वीज़ा जो है नॉर्मली 2 तरीके के आप मान सकते हैं। एक होता है वर्किंग वीज़ा होता है, एक होता है ट्रैवल वीज़ा। वर्किंग वीज़ा में वर्क टाइम आपका दिया गया रहता है, और ट्रैवल वीज़ा में आप कितने दिन तक उस देश में घूमने फिरने वाले हैं इसके बारे में निर्धारित किया रहता है। एक अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए तो वर्किंग वीज़ा आपका 2 साल का है और ट्रैवल वीज़ा आपका 2 सप्ताह का है। लेकिन बात अगर करें इस संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से दिए जाने वाले गोल्डन वीज़ा की, तो इसका टाइम पीरियड 5 से 10 वर्षों तक के लिए होता है। बार बार जाने के लिए, आने जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति या किसी प्रकार की परमिशन की ज़रूरत जो है वह नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का वीज़ा पाने वाले हमारे बॉलीवुड के पहले अभिनेता बने हैं संजय दत्त। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के लिए भारत का पहला शहरव्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कोविड-19 पर निगरानी करने के लिए भारत के बेंगलुरु में शहरव्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन या आईबीएफ का नाम परिवर्तित कर नया नाम दिया गया है। तो आईबीएफ का नाम परिवर्तित करके अब दे दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इसके माध्यम से किया क्या जा रहा है, नाम भर नहीं बदला गया है। इसके माध्यम से जो विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, या हॉटस्टार हो गया, या सोनी लिव हो गया, या फिर विभिन्न प्रकार के जो भी आजकल ढेरों ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो इन सब पर भी निगरानी करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? अस्थायी सूची में शामिल किए जाने का मतलब है कि भविष्य में इन सभी को यूनेस्को की स्थायी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने की संभावना जो है वह अब प्रबल हो गई है। ठीक है, तो किनको शामिल किया गया भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में मई 2021 में? इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वाराणसी के गंगा घाट को, कांचीपुरम तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर को, और कर्नाटक के हायर बेकल मेगालिथिक साइट को, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, नर्मदा नदी के भेड़ा घाट और लमेता घाट को, और महाराष्ट्र की सैन्य वास्तु कला को। ठीक है, नेक्स्ट, मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो प्रगति के आधार पर, मतलब जिन्होंने ज़्यादा काम किया या जो जल्दी जल्दी अब बढ़ रहे हैं, या जहाँ पर विकास जो है वह अब तेज़ी से हो रहा है स्मार्ट सिटी के संदर्भ में।
तो उनमें शामिल होने वाले उनमें जो है प्रथम स्थान पर आया है आपका झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना बीमारी से निधन हो गया, तो वह हैं सुंदरलाल बहुगुणा। यह चिपको आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है। चिपको आंदोलन कब हुआ था जरा बताइए, तो आपको हिस्ट्री के लेक्चर में बताया गया है इसके बारे में, बायो के पर्यावरण वाले लेक्चर में भी बताया गया है इस चिपको आंदोलन के बारे में। तो थोड़ा विचार करिए और बताइए तब तक कि चिपको आंदोलन जो है वह कब और किस तरीके से शुरू किया गया था। ठीक है। फिलहाल सुंदरलाल बहुगुणा का नाम ध्यान में रखिएगा। इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है 21 जून को, 21 जून कह रहा हूँ, हाँ 21 जून ही, 21 मई को इनकी मृत्यु हो चुकी है, जून नहीं है, मृत्यु है। किस कारण? तो कोरोना की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। चलिए अगला देखें। भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया, तो भारतीय सेना के INS राजपूत को 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, एक सेकंड रुकिए, तो चलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने एक सॉरी ठीक है, सुबह सुबह थोड़ा सा ना गला पकड़े रहता है, आप लोग को भी पता है। तो फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु हाल ही में किस योजना की घोषणा की? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य था कि कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता करना। इस योजना की घोषणा 2 अगस्त 2021 को की गई थी और इसके माध्यम से जो भी बच्चे अनाथ थे और जिनकी उम्र जो है वह 21 वर्ष से कम की थी, उनको उत्तराखंड सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT के माध्यम से, या यूँ कहे तो सीधे उनके खाते में 3000 रुपये प्रति माह की धनराशि दी जाएगी। और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत जो है उन बच्चों की संपत्तियों की देखभाल या रखवाली के लिए DM को जिम्मेदार बनाया जाएगा। इसके अलावा उन सभी बच्चों को जो है निःशुल्क राशन और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा ऐसे बच्चों के लिए। और साथ ही साथ ऐसे अनाथ बच्चों को नौकरियों में 5% का आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल आइए थोड़ी सी बात इस आंदोलन के बारे में कर लेते हैं, इस चिपको आंदोलन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जिस चिपको आंदोलन की बात की जा रही है, जिससे कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है वह संबंधित हैं, इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी 26 मार्च 1974 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र में। ठीक है। यानी कि अगर वर्तमान में बात करें तो उत्तराखंड में यह आंदोलन शुरू किया गया था, उत्तराखंड के रैणी गांव में। ठीक है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि इस चिपको आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो शुरुआत से अगर शुरू करें तो चिपको आंदोलन की भूमिका जो है वह उत्तराखंड से आगे बढ़ते हुए चली जाती है राजस्थान के खेजरली गांव की तरफ, राजस्थान के खेजरली गांव की तरफ, जहां पर एक महिला थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है। यह महिला थी अमृता देवी बिश्नोई और इनकी थी 3 बेटियां। ठीक है। तो 1731 में राजस्थान के इस, एक सेकंड पेन बदल लूँ, 1731 में राजस्थान के इस खेजरली गांव में पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया वहाँ के एक प्रभावशाली व्यक्ति जिनका नाम था अजीत सिंह। लेकिन अब इन पेड़ों को बचाने के लिए उस गांव की रहने वाली एक महिला अमृता देवी बिश्नोई आगे आती हैं अपनी इन 3 पुत्रियों के साथ, और यह करती क्या है तो उन पेड़ों से चिपक करके खड़ी हो जाती है। लेकिन चूंकि दौर था गुलामी वाला,
कोई इतना ध्यान नहीं देता था। तो इस अजीत सिंह नामक व्यक्ति ने क्या किया कि पेड़ों के साथ साथ अमृता देवी बिश्नोई और इनकी बेटियों को भी कटवा दिया। ये लोग पेड़ को गले लगाकर चिपक कर खड़ी थी और इसके काटे जाने का विरोध कर रही थी, लेकिन अजीत सिंह के लोगों के द्वारा इन चारों महिलाओं को भी वृक्षों के साथ काट दिया गया। फिलहाल यह तो बात हो गई थोड़ी सी इतिहास की। अब इसके आगे यानी कि आधुनिक समय में आते हैं और चलते हैं उत्तराखंड के एक गांव जिसका नाम है रैड़ी। ठीक है, रैगड़ी लिख दिया मैंने, पेन बदल लेता हूं ताकि आपको दिखे। उत्तराखंड के एक गांव चलते हैं रैड़ी, और एक गांव चलने का मतलब किसी भी डेट में नहीं चल देते हैं, चलते हैं उस गांव में 26 मार्च 1974 वाले दिन। हुआ क्या था कि इस दिन के ठीक कुछ दिन पहले ही सरकार के द्वारा इस रैड़ी गांव के अंतर्गत पाए जाने वाले 2500 पेड़ों को व्यापारिक महत्व के लिए या वाणिज्यिक उत्पाद के लिए काटने की मंजूरी दे दी गई थी, या कटाई के लिए इनकी नीलामी कर दी गई थी। अब यहाँ पर महिलाएं आती हैं कुछ साथ में, गौरा देवी के नेतृत्व में। गौरा देवी के नेतृत्व में लगभग 21 और महिलाएं आ जाती हैं गौरा देवी के साथ। ठीक है, और यह सभी पेड़ों को पकड़ करके या पेड़ों को गले लगा करके खड़ी हो गई और कहीं कि पेड़ तो नहीं कटेगा। अब समय था गुलामी का नहीं, समय था कि हम आज़ाद थे। अंततः इस गांव की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में मिल करके इन 2500 पेड़ों को कटने से बचा लिया। वहाँ के वन्य अधिकारी जो है गौरा देवी की बात स्वीकार करते हैं और रैड़ी गांव के इन जंगलों को उनके द्वारा नहीं काटा गया। ठीक है, अब इस आंदोलन के जनक जो प्रमुख नेता थे उनमें शामिल थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और बताइए गौरा देवी। ठीक है, यह तीनों जो है इस आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो इनके नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह पूरी तरीके से अहिंसक विरोध था और इसके माध्यम से इन 2500 पेड़ों की नीलामी से या इन 2500 पेड़ों को कटाई से बचाया गया था। नेक्स्ट थोड़ी आगे बात कर लें क्या? चलिए ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।